नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट की परीक्षा में आए हुए शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये नेट जून 2019 वाले के पेपर में आए हुए प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न है, मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है। यानी मूल्यांकन योजना के क्या अवयव है, मूल्यांकन के कौन कौन से अंग कह सकते हैं, उसके अवयव कह सकते हैं, क्या क्या होता है मूल्यांकन। उद्देश्य मूल्यांकन के एक बात है, बिल्कुल ये बात सही है कि मूल्यांकन के उद्देश्य तो होते हैं संसाधन, लेकिन मूल्यांकन करने के लिए कोई संसाधन की जरूरत नहीं होती है, ये बात नहीं बैठेगी। विश्लेषण, बिल्कुल मूल्यांकन के अंदर एक एक बात का विश्लेषण किया जाता है, लेकिन प्राधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मूल्यांकन में दो इन योजना मूल्यांकन योजना के लिए दो अवयव क्या है, इनसे दो उद्देश्य और विश्लेषण दोनों अवयव है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका उत्तर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर सही है। दूसरा, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। ऐसा कौन से मूल्यांकन है जिसके अंदर जो सीखने वाला है उसकी कमियों एवं कठिनाइयों को पहचान पर बल दिया जाता है। संकलनात्मक मूल्यांकन में, अनुवर्ती मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, इसमें से कौन सा मूल्यांकन है। तो नैदानिक मूल्यांकन, इस नैदानिक मूल्यांकन में जो सीखने वाला जो शिक्षार्थी होता है और जो सीखने वाला जो होता है उसकी कमी को, उस कठिनाई को पहचान कर उस पहचान पर बल दिया जाता है। तो दूसरे ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्ञान तक पहुँचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। क्या कह रहा है, ज्ञान तक पहुँचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। यानी विशिष्ट सामान्य और फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऐसी कौन सी विधि, आगमनात्मक विधि या वैज्ञानिक विधि या निगमनात्मक विधि या सादृश्य विधि। तो ये होती है वैज्ञानिक विधि। कौन सी विधि, देख आगमनात्मक विधि के अंदर उदाहरण दिया जाता है, निगमनात्मक विधि में पहले नियम बताया जाता है, सादृश्य में उसके समान को उदाहरण देकर समझाया जाता है, और वैज्ञानिक विधि होती है उसके अंदर क्या है, सब पहले विशिष्ट फिर उसके बाद सामान्य और फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर बने, दोनों इसमें सामान्य से विशिष्ट, सामान्य और सामान्य दोनों इसके अंदर होते हैं। तो ये वैज्ञानिक विधि है। तो तीसरा में सी ऑप्शन सही है। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु किसने दिया था। अब देखो, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, फ्रोवेल या एडगर डेल ने। तो अनुभव का शंकु तो सबको याद है, अनुभव का शंकु तो दिया था एडगर डेल 4 नंबर में, और डी में 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी इस चौथा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, एडगर डेल ने अनुभव का शंकु प्रस्तुत किया था। वह अध्ययन जिसमें प्रौढ़ अधिगमकारियों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुन्मन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। वह अध्ययन जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों एवं हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुन्मन और स्वयं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शिक्षण शास्त्र। क्या कहते हैं, उसे शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, निम्न में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या कहलाती है। उससे कहते हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता कि मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, उसे निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन सत्रांत नहीं, निर्माण यानी हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के साथ साथ में जो मूल्यांकन किया जाता है उसे ही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, 6 में डी बिल्कुल सही है। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी भारी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है, इसमें आश्रित चर कौन आश्रित रहता है, विद्यार्थी का आकांक्षा स्तर या विद्यार्थी का सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थी का शैक्षणिक निष्पादन और सत्रांत मूल्यांकन। देखो दोबारा प्रश्न देखो, एक विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षक किसी भारी परीक्षा एजेंसी द्वारा
आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थी के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों को आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो ये क्या करा, इसमें अध्ययन में आश्रित किस पर, कौन क्या आश्रित है, उसका जो शैक्षणिक निष्पादन है, विद्यार्थी का जो शैक्षणिक निष्पादन है, क्योंकि वो अध्ययन किस पर करा, उस विद्यार्थी के शैक्षणिक निष्पादन, तो आश्रित हो गया शैक्षणिक निष्पादन, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 में सी ऑप्शन नंबर सही है। नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए। नीचे सूची दी गई है और उसमें अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश, यानी कक्षा में जो योजना बनाते हैं उसका एक अंश होता है, हिस्सा होता है। सूची के अनुसार दिए गए विकल्प में अपना उत्तर चुनिए। पहले विकल्प क्या है, विद्यार्थी का ध्यान प्राप्त करना, विद्यार्थी का पूर्वकालिक अध्ययन। तीसरा, अधिगमकर्ता को उद्देश्य के विषय में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, ग्रंथालय में पठन सामग्री उपलब्धता की जांच करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखो, विद्यार्थी का ध्यान प्राप्त करना बिल्कुल सही बात है। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप में क्या है, विद्यार्थी का ध्यान तो प्राप्त करना ही है, एक बात तो सही। विद्यार्थी का पूर्वकालिक ध्यान, अब देखो पहले के ज्ञान का कोई मतलब नहीं, वर्तमान जो ज्ञान है उसको बढ़ाना, वर्तमान में ज्ञान को विकास करना, ये तो एक ऑप्शन तो सही, 2 नंबर इसमें गलत हो जाता है। उसके बाद अधिगमकर्ता के, यानी 3 तो सभी में, तो 3 तो उद्देश्य से कि अधिगमकर्ता का उद्देश्य के विषय में सूचित करना, तो 3 तो ऐसे सही हो गया। 3, अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना, ये भी सही है। 4 भी सही है। और ग्रंथालय में पठन सामग्री उपलब्धता की जांच, ये नहीं है। और वांछित उत्तर प्राप्त करना, ये अनुदेशनात्मक क्रियाकलाप की सूची में आता है। 1, 3, 4, 6 का ऑप्शन नंबर 2 यानी 20 सही है 8 में। बोलते हुए सोचने की पद्धति है, बोलता हुआ हम जो सोचते हैं वो कौन सी पद्धति आती है, उसे क्या कहते हैं? प्रदत्त के गुण स्रोत का भाग नहीं कहेंगे। बोलते हुए सोचने पर अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए जो प्रयुक्त तकनीकी होते हैं, अधिगमकर्ता सीखने वाला की जो रणनीति होती है उसके जांच के लिए जो प्रयुक्त तकनीक उसे कहते हैं बोलते हुए सोचना, तो बिल्कुल 9वां में बी होता है। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है? नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित क्या होता है? नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन नहीं, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारण और उनका समाधान करना है, ये नैदानिक कहलाता है, निदान कहलाता है। और ये बी नंबर सही है, 10वां में बी। 11 करें, नीचे दिए गए 2 स्तंभ हैं। स्तंभ ए शिक्षण पद्धतियों की सूची दी गई है, स्तंभ बी में पद्धति के पोषक की सूची दी गई है। स्तंभ बी को सम्मिलित, यानी ए और बी को सम्मिलित करना है। स्तंभ ए को स्तंभ बी से व्याख्यान पद्धति, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि, संयोगात्मक विधि। तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, परियोजना विधि। व्याख्यान विधि में क्या आता है? तो व्याख्यान विधि में आएगा किसी कार्य की प्रतिभार प्रक्रिया पर बल देना नहीं, विभिन्न क्रियाकलाप एक साथ निष्पादित करने को सीखते हैं। एक साथ में व्याख्यान पद्धति में बहुत सारे काम होता है, विद्यार्थी के विभिन्न कार्यकलापों तो एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। व्याख्यान विधि में 4 नंबर, ए में 4 देखो, ए में 4 तो नहीं है, नहीं ए में 4 नहीं बैठ रहा। व्याख्यान पद्धति बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना, सही बात है बिल्कुल। व्याख्यान में क्या आता है? एक साथ कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाता है। तो व्याख्यान कब देता है? तो बहुत अधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो 1 में 3 बिल्कुल सही है, 1 में 3 हो गया। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन होता है अनुभव आधारित अधिगम, उसे कहते हैं प्रदर्शन विधि में अनुभव आधारित अधिगम किया जाता है। परियोजना विधि, अब परियोजना में विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलापों को एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं, पूरी परियोजना बनाई जाती है, तो परियोजना विधि 4 हो गया। सहयोगात्मक विधि, किसी भी कार्य में प्रतिभागिता पर बल देना, उसे सहयोगात्मक विधि कहते हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर सही है। शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण है। शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा
तार्किक औचित्य का स्थान उपरांत अगला चरण है, इसे क्या कहते हैं, अगला चरण क्या कहलाते हैं, परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण होता है, बी, 12 में बी हो गया, सही है। नीचे अधिगम की कुछ विशेषताएं सूचीबद्ध की गई है, नीचे अधिगम दिया गया, उसकी कुछ विशेषता सूचीबद्ध की गई है। इनमें से प्रभावित शिक्षण में सहायक तत्वों को पहचान करने हैं, सहायक तत्वों की पहचान करनी है। क्या क्या है सहायक तत्व, अधिगमकर्ता का अध्यापक के प्रति सम्मान, अधिगमकर्ता की मानसिक योग्यता का स्तर, बिल्कुल सही है, इसमें अधिगम करते हुए मानसिक योग्यता देखा जाती है, बिल्कुल। प्रभावित शिक्षण के लिए अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव ये भी देखा जाता है, सहायक शिक्षण के लिए प्रभावित शिक्षण के सहायक तत्व हो गया। अधिगमकर्ता के अध्ययन रुचि का बिल्कुल देखा जाएगा। अधिगमकर्ता का अंतर्व्यक्ति संबंध नहीं देखा जाए, और अधिगमकर्ता समाज के बारे में दृष्टिकोण रुचि सब चीज़ देखी जाती है। अधिगम प्रभावित शिक्षण में सहायक यानी प्रभावित शिक्षण में सहायता करने वाले तत्व है 2, 3, 4 और 6, 1 और 5 इसमें नहीं है। नीचे किसी, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका 13 में, नीचे किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित कार्यकलाप की सूची दी गई है। कौन से कार्यकलाप, निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति के हैं, जिसमें अध्ययन के साथ साथ मूल्यांकन के, उस निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं कि प्रकृति के हैं। निपुणता परीक्षण देना, क्यूज सत्र का आयोजन करना, तो बिल्कुल सही है। क्यूज एग्जाम बीच में चलते हैं क्यूज। ग्रेडिंग प्रणाली, विद्यार्थियों का मूल्यांकन, ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थियों का मूल्यांकन, ये भी सही बात है। ग्रेडिंग प्रणाली विद्यार्थी का मूल्यांकन। शिक्षण में प्रतिपुष्टि देना, बिल्कुल मूल्यांकन करेंगे, पता चल गया तो बच्चे को उसको और शिक्षा में जो कमी रहे उस प्रतिपुष्ट करेंगे। विद्यार्थी के चिंतन को बढ़ावा देना, और निपुणता प्रश्न मतलब मूल्यांकन में दोनों बातें गलत है, 1 और 5 नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल सही है निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए। 15, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने में अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य प्रस्तुति में भी सुधार की संभावना है। किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य प्रस्तुति में भी सुधार की संभावना है। कौन सी सुधार संभावना होती है, तो सुधार की संभावना होती है क्रियात्मक शोध में। किस में होती है, क्रियात्मक शोध में सुधार की संभावना होती है, बिल्कुल। 15 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसमें, क्रियात्मक। प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। क्या कह रहा है कि प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। सभी विद्यार्थी, प्रत्येक सर्वे मौखिक प्रदायगी, अनेक सब प्रभावशाली शिक्षण के अंदर जो सभी बच्चे होते हैं मौखिक रूप से, सर्वे मौखिक या प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ के प्रति एक्टिव आकर्षित रहते हैं या सक्रिय रहते हैं, 1 नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा, विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहन देना, बिल्कुल प्रोत्साहन तो दिया जाएगा प्रभावशाली के अंदर, तो यह बात सही है। अधिगमकर्ता के साथ उत्साहपूर्ण शिक्षा प्रदर्शन, ये भी बिल्कुल सही है, तभी प्रभावशाली शिक्षण होगा। जो सीखने वाले बच्चे के साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे, उसका उत्साहपूर्ण करें शिक्षा प्रदर्शन, बिल्कुल वही है। प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके से बच्चा हो जाएगा पागल के अंदर और कन्फ्यूज हो जाएगा। विविध तरीके से कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, आगामी कट संगठित करना, व्यक्ति का सार प्रस्तुत करना, तो ये बिल्कुल 1, 2, 3 इसका सही है। ऑप्शन नंबर 16 में बी उत्तर सही है। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार के अनेक परिस्थितियों पर लागू होती है, इसे क्या कहा जाता है। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार के अनेक परिस्थितियों पर लागू होती है, उसे क्या कहा जाता है। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार के अन्य परिस्थिति पर लागू होते हैं, इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है केस स्टडी। क्या कहा जाता है, केस स्टडी। केस स्टडी विधि में सामान्यीकरण किया जाता है और उसी प्रकार के अन्य परिस्थिति पर लागू होते हैं, केस स्टडी। बी 17 में बी। नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। उनमें से कौन सा व्यष्टि उपागम है, मॉड्यूलर उपागम, विक्रमित अधिगम और व्यष्टि सापेक्ष शिक्षण, प्रदर्शन विधि और सहयोगात्मक नहीं होता। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप में व्याख्यात करता है। सर्वोत्तम से क्या व्याख्यात करता है? 2 या 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? तो किशोर विद्यार्थी होते हैं ना, वो जीन पियाजे सिद्धांत है संवेदी परीक्षण मूर्त संक्रिया नहीं, तो होते किशोर विद्यार्थी औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होते हैं। किस में होते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक चरण के अंदर होते हैं। निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान कीजिए। निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान कीजिए। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जाती है। निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान कीजिए कि कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन के स्थापत्य योजना से की जाती है। एक भवन की स्थापत्य योजना से की जाती है, उसे कहते हैं परिकल्पनात्मक। क्या कहते हैं? उसे परिकल्पनात्मक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 21वां में बी। निम्नलिखित में से क्या उच्चतर शिक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है? उच्चतम कक्षा में अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम क्या कहलाता है? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्वयं, क्या कहेंगे उसको? स्वयं अपारंपरिक अधिगम कार्यक्रम को स्वयं कहते हैं। जो स्वयं कार्यक्रम कहता है अपारंपरिक होता है। स्वयं वाला जो स्वयं अध्ययन करता है उसे कहते हैं अपारंपरिक। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थी का अधिगम बढ़ाना, कक्षा में सहयोग को बढ़ाना, अधिगम कठिनाई को समझना। तो इसमें सीधी सी बात क्या आ गई? निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी अध्ययन के साथ साथ जो मूल्यांकन किया जाए उसे निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। उसे इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो विद्यार्थी के जो अधिगम को बढ़ाना ही निर्माणात्मक मूल्यांकन का मेन उद्देश्य। इसलिए 23वां बी उत्तर बिल्कुल सही है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। जो विद्यार्थी केंद्रित जो कक्षा होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए नहीं, शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यास्मरण, समग्र शिक्षा को अंतर्भूत करना। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन मुख्य उद्देश्य होता है कि शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास, शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास करना ही विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण, प्रेक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, रुचि और अभिवृत्ति मापनी। रुचि और अभिवृत्ति मापनी से कहते हैं अभिक्षमता परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण क्या होता है? अभिक्षमता परीक्षण है। 25वां में ऑप्शन नंबर सी। नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित है? प्रत्यक्ष शिक्षण संबंधित क्या होती है? प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित होती है। नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित है? उदाहरण और व्याख्यान प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। और पूछताछ बढ़ा देना, नहीं, पूछताछ को बढ़ावा देना प्रत्यक्ष शिक्षण संबंधित नहीं। उदाहरण देना और व्याख्या करना प्रत्यक्ष शिक्षण संबंधित होगी। और पूछताछ बढ़ावा नहीं, पूछताछ नहीं। अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना भी नहीं है। अन्वीक्षणात्मक और पुनः प्रस्तुत करना, बिल्कुल ये भी है। और अभ्यास में प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी प्रत्यक्ष शिक्षण संबंधित ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर है। उदाहरण और व्याख्यान करना, अन्वीक्षणात्मक और पुनः प्रस्तुति परकता, और अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। नेट के दिसंबर 2018 में आए हुए प्रश्न देखो मोस्ट नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषता दी गई है। उसी विशेषता क्या है? निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषता दी गई है। विशेषता दी गई है वो कौन कौन सी है? इसका उपयोग अधिगम मान को निर्धारण करता नहीं। इसका उपयोग क्षमता तथा गुणता, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग शिक्षकों, विद्यार्थी, संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन नहीं। इसका उपयोग अनुदेश अवधि के लिए किया जाता है, यह बात सही है।
और 6 यानी एक यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सहभागिता पर आधारित 2 और 4 और 6। एक कक्षा में सर्वभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करना है। एक कक्षा में सर्वभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किस विकास में मदद करता है। किसके विकास में मदद करता है। वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल हो गया, श्रवण और भाषा कौशल हो गया, पठन और लिखन कौशल, शब्दावली और व्याकरण। तो इससे क्या होगा, श्रवण और भाषा कौशल। एक कक्षा में सर्वभाषिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में, श्रवण और भाषा कौशल के विकास में मदद करना है। शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण है। शिक्षार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपकरण कौन सा। तो सर्वोत्तम उपकरण है सुर्खियाँ। कौन सा है, सुर्खियाँ सर्वोत्तम उपकरण है सुर्खियाँ। तो ऑप्शन नंबर डी 29वां में डी सही है। नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 में शिक्षण सामर्थ्य दिए गए और समुच्चय 2 में विशिष्ट सामर्थ्य दिए गए हैं जो कि शिक्षा को प्रभावित करते हैं। इन दो सम्मिलित कीजिए, कूट का चयन कीजिए। पहला, व्यक्तित्व तथा अभिवृत्ति संबंधी सामर्थ्य। व्यक्तित्व तथा अभिवृत्ति संबंधी सामर्थ्य किससे मिलान किया गया है। व्यक्तित्व तथा अभिवृत्ति संबंधी सामर्थ्य में क्या आता है, मतिकता, नैमिकता, विषय, मतिकता या नैमिकता या विषय सामान्य ज्ञान, सुधार कार्यक्रम, सुधार काया तथा आकृति, आत्म सामर्थ्य या आत्म सामर्थ्य एवं नियंत्रण की संस्थिति, शिक्षण प्रबंध। तो व्यक्तित्व अभिवृत्ति का सामर्थ्य हो गया, आत्म सामर्थ्य हो गया। व्यवहार परक सामर्थ्य किसे, व्यवहार परक सामर्थ्य होता है शिक्षण का प्रबंधन। विषय परक सामर्थ्य में क्या होता है, विषय का सामान्य ज्ञान। और शैली सामर्थ्य में होता है मतिकता तथा नम्यता, यानी ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है इसमें। शिक्षण अधिगम व्यवस्था किस प्रकार के, शिक्षण अधिगम व्यवस्था में किस प्रकारता में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश होती है। किस में सृजनात्मक आदान प्रदान की गुंजाइश किस में अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, कि शिक्षक, विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाला, जिसमें अध्यापक भी होना चाहिए, जिसमें विषय वस्तु भी होनी चाहिए और विद्यार्थी, तीनों जो समाहित करने वाली जो संवाद प्रस्तुतियाँ होती है उसी के अंदर ही सृजनात्मक आदान प्रदान अधिक होता है। नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कीजिए। कौन कौन से कारक तो प्रभावित करते हैं। शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता, तो उनका उपयोग बिल्कुल सही बात है। विद्यालय समुदाय संपर्क नहीं। विद्यालय कार्यक्रम विद्यार्थी को माता पिता की रुचि नहीं, बिल्कुल सही। ये विद्यार्थी के कार्यक्रम में विद्यार्थी माता पिता की रुचि तो ज़रूरी है। शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, ये भी जानकारी जरूरी है। शिक्षक विषय संबंधी जानकारी, पाठ्य सामग्री, क्रियाकलापों को आयोजन करने की आवृत्ति, शिक्षक के वाचिक अवाचिक संप्रेषण कौशल। तो इसमें क्या कह रहा है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, शिक्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखो शिक्षण को, एक तो जो सहायक सामग्री होगी, इस शिक्षण सहायक साधन उपलब्धता उनका कहा, तो सहायक सामग्री ये तो प्रभावित करेगी बिल्कुल। विद्यालय और समुदाय का संपर्क, कोई शिक्षण को प्रभावित करने की कोई भूमिका नहीं रहेगी। विद्यालय के कार्यक्रम, विद्यार्थी माता पिता रुचि, अब विद्यार्थी के कार्य, विद्यालय में जो कार्यक्रम होंगे उसमें माता पिता रुचि इसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षक के विषय बिल्कुल शिक्षण को प्रभावित करेगा, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक की कितनी विषय में जानकारी है वो उसको शिक्षण को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 4 सही है। और पाठ्य सहगा में क्रियाकलापों को आयोजित करने का आवृत्ति नहीं। शिक्षक के वाचिक तथा अवाचिक, अध्यापक का जो बोलने का और जो बोलने का जो उसका कौशल है, संप्रेषण कौशल, वो प्रभावित करता है। तो 1, 4 और 6 ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर सही है। नेट जुलाई 18 में जो प्रश्न है वो देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य पर उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता, अच्छे ढंग से। ऐसा कौन सा उद्देश्य है। पहला क्या, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न, बिल्कुल शिक्षण और अधिगम दोनों संबंधित, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण
के बीच में कोई अंतर नहीं है। भाई अंतर तो होता शिक्षण में और प्रशिक्षण में, यानी शिक्षण को भी जो शिक्षण कराने वाले उनको भी उसमें अंतर तो है। तो ये बात गलत है, दो तो बिल्कुल गलत हो गया, दो गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन ए और बी तो गया। तीसरा देखते क्या करा, और ये सही है तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही है इसका, ये तो हो गया। तीसरा क्या कि समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है, बिल्कुल सही है। समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में उपचार, ये बात समस्त अच्छा नहीं होता है, गलत बात है। शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति नहीं, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य, बिल्कुल सही बात। शिक्षण क्या पूरा समाज के लेता है, अधिगम एक व्यक्ति करता है। तो ये 6 यानी 1 3 6 33वां में ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण को प्रभावत्मकता से अत्यंत रूप से संबंधित है। अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता है जो शिक्षण को प्रभावत्मकता से अत्यंत रूप से संबंधित, ऐसी कौन सी विशेषता इसकी सीखने वाले की। तो अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ता के अभिभावक का शैक्षिक प्रस्तरण, अधिगमकर्ता के साथी समूह, परिवार। देखो इसमें तो अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव तो शिक्षण को प्रभाव है, अध्यापक जो और भी बच्चे का पूर्व का स्तर को जान करके अब अध्यापक अपना जो शिक्षण करेगा वो करा सकता, वो प्रभाव उत्पादन करने वाला होता। तो ये तो है, ये तो सही है इसका। अधिगमकर्ता अब उसका माता पिता से कोई संबंध नहीं है सीखने वाले के से, ये गलत बात है। अधिगमकर्ता के साथ ही संबंध नहीं है, परिवार कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए 34वां ए सही है। नीचे दिए गए समुच्चय 1 में शिक्षण विधि इंगित की गई है और समुच्चय 2 में उसकी सफलता प्रभावत्मकता का मूल अपेक्षा की गई है। इन दोनों समुच्चय को नीचे दिए गए समुच्चय मिलान करना कुल की बात है। ए में शिक्षण विधियाँ और दूसरा इसका प्रभाव क्या होते हैं, और इन दोनों क्या करना, मिलान करना है। तो इसका मिलान क्या करना है, पहले क्या व्याख्यान देना, समूह में चर्चा करना, विचारों विश प्रक्रिया, अभिक्रमित अन्वेषण की पद्धतियाँ, ये पद्धति दी गई। व्याख्यान देना क्या, प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति करना, नहीं, समूह में बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना, विचार वेश प्रक्रिया। देख यहाँ मल क्या विचार और वेश प्रक्रिया क्या होती है, विचार और वेश प्रक्रिया होगी कि बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना है, यानी सी में तो आएगा 2, सी में देखो 2 1 में ही है, वो ऑप्शन नंबर सी है। फिर आगे देखो स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, स्पष्ट भाषा में उसे कहते हैं व्याख्यान देना, बिल्कुल व्याख्यान देना ये होता है स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु संप्रेषण। 1 में 3 करो, ये भी मिलकर सी में। शिक्षण उपकरणों का उपयोग करना, शिक्षण उपकरणों का उपयोग नहीं, प्रतिभाग में प्रकरण आधारित भागीदारी, तो भागीदारी तो समूह चर्चा में हो गया, ये हो गया। और प्रतिपुष्टि से तो लघु पदों, ये हो जाएगा अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, 35वां में सी सही है। नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते अपने उत्तर को चुनिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, उस कूट को चुनना है। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता, नहीं। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिक्रिया, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है, नहीं। शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। छात्रों में समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल अभिभावक को रिपोर्ट किया जाता, नहीं। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम अधिगम करता कि अभिपरिणाम वृद्धि करना, बिल्कुल सही बात है। 2 4 और 6 यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, अध्ययन करने के साथ साथ में ही उसका स्तर जांचना, अध्ययन के साथ साथ में उसका मूल्यांकन करना, वही निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो 36वां ऑप्शन नंबर डी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी आएगा उसके अंदर। एक कथन दे रखा है, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। समस्त शिक्षण का उद्देश्य क्या, अधिगमकर्ता को अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम है। तो समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन समस्त अधिगम शिक्षण को नहीं, अधिगम तो कैसे भी किया जा सकता है, इसलिए ये तो सही लेकिन आर गलत है। ये सही लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें से हो जाएगा। नीचे दी गई सूची में से विद्यार्थी के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करो जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं।
जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं उनको चिन्हित कीजिए। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कोट का चयन कीजिए। 38वां में विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी का पूर्व अनुभव, विद्यार्थी की पारिवारिक वंश परंपरा, विद्यार्थी की अभिक्षमता, विद्यार्थी के विकास की अवस्था, विद्यार्थी खाने की आदत शौक, विद्यार्थी की धार्मिक क्षमता। तो क्या करें कि विद्यार्थी को उन लक्षणों को चिन्हित कर दो शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाए। शिक्षण और अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में देखो विद्यार्थी के विकास का अवस्था बिल्कुल, विद्यार्थी खाने की आदत का शौक ये भी प्रभावित करती है, और विद्यार्थी धार्मिक संबद्धता 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए 38वां में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार है। प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार क्या है। संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता, प्रश्न पूछना, विद्यार्थी विचारों का अवधान का अनुप्रयोग करना। देखो अनुप्रयोग ने उपयोग करना तो होता है, लेकिन अनुप्रयोग ये तो गलत हो गया, तो इसमें एक की बचा बी ऑप्शन, अनुदेशनात्मक विधि विविधता, अनुदेशनात्मक विविधता के माध्यम से। एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है, एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है यदि इसके एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है यदि उसके सभी आधार वाक्य तो सही हो, परंतु इसका जो निष्कर्ष है वो गलत होता है, तो निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक कहलाएगा। अभी कथन 41 कथन दे रखा और एक तरह देखा, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। देखो सभी प्रकार का जो शिक्षण है उसमें अधिगम सभी बातों में सभी प्रकार सीखने वो नहीं, ये निहित नहीं, ये जरूरी नहीं है, तो ये तो इसमें गलत हो जाएगा। लेकिन आर अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण में व्युत्पन्न होना, शिक्षण से उत्पन्न, ये बात बिल्कुल सही है, तो आर सही है, ए गलत हो, आर सही, ऑप्शन नंबर सी 41 में सी आएगा बिल्कुल। नेट 2017 आए जनवरी 17 में आए क्वेश्चन देखो, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप में किया जाता है। छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर, बिल्कुल सही बात है कि छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। क्या कह रहे हैं, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक कौन सा, शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है। कौन सा क्या, शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था। उन्हें शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है, अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम गति को त्वरित बनाता है, और संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। इस कथन का ऑप्शन ए सही है बिल्कुल, और लेकिन आर इसमें गलत है। शिक्षण की प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला कारक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है, किससे संबंधित, समाज की आर्थिक स्थिति से संबंधित है। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक कारक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक संबंधित होगा, जो सर्वाधिक प्रभावकारी कारक है उसके संबंधित होगा समाज की आर्थिक स्थिति से, बिल्कुल 46वां ऑप्शन नंबर 20 सही है। 47वां नेट 2016 में पूछा गया था, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति कौन सी है, तो कौन से, वैज्ञानिक चिंतन सबसे नई है, ये और सब आगमनात्मक परामर्श, लेकिन वैज्ञानिक चिंतन सबसे नया है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 47वां में निम्नांकित में से कौन सा कथन शिक्षण की मूल विशिष्टताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, शिक्षण की मूल विशिष्टताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, कौन कौन से, शिक्षा और प्रश्न एक समान, बिल्कुल सही बात है। जब हम पढ़ते हैं तो अनुदेशन और अनुकूलन के बीच कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल अंतर तो होता, अंतर होता है, ये बात गलत है। शिक्षण अधिगम से संबंधित है, शिक्षण अधिगम से संबंधित है, ये गलत बात। शिक्षण कृत्रिक सूचक शब्द है, जबकि अधिगम उपलब्धि सूचक, बिल्कुल अधिगम उपलब्ध करते हैं और शिक्षण में देने काम किया जाता है, तो बिल्कुल 4 सही है। शिक्षण का अर्थ सूचना प्रदान करना, शिक्षण का अर्थ को सूचना प्रदान करना नहीं होता है। अधिगम में घटित हुए बिना कोई भी शिक्षण कर सकता है, अधिगम घटित हुए बिना कोई शिक्षण कर सकता है, 1, 4, 6 बिल्कुल सही बात है।
एक महाविद्यालय स्तर के साहित्य प्रोफेशनल विश्लेषण और संश्लेषण। तो 49 जो प्रश्न है इसमें इसको मिलान करना। सेट एक और सेट दो से पहला सेट मिलेगा संज्ञानात्मक अंतर विनिमय का स्तर और सेट दो मिलेगा संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, इसको इसे मिलान करना है। स्मृति स्तर किससे कहते हैं? स्मृति स्तर में क्या होता है? प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। ये बिल्कुल सही, 200 इसमें सही है। अवबोध स्तर क्या होता है? अवबोध में किसी भी बिंदु को उदाहरण और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना होता है। बिल्कुल सही बात है। विमर्श स्तर क्या होता है? विविध बिंदु आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना विमर्श स्तर कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें इसका सी उत्तर सही है। 50वां शिक्षण प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कौन कौन से है जो सकारात्मक कारक? कौन कौन से शिक्षण प्रभावकारिता में सकारात्मक कारक कौन कौन से? सकारात्मक कारक हो गया अध्यापक का विषय ज्ञान, बिल्कुल सही है। अध्यापक का संप्रेषण और कौशल, ये भी सही है। कक्षा का व्यवहार संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता 1, 3, 6 यानी 50वां में ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षा की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं? बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के प्रशिक्षण के लिए तत्पर रहना और गलतियों को स्वीकार करना। 2, 3, 4 अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? अच्छे शिक्षण क्या क्या अपेक्षित होते हैं? अच्छे शिक्षण के लिए अपेक्षित क्या होता है? निदान भी है, उपचार भी जरूरी है, निर्देशन, प्रतिपुष्टि, सभी चीज़ें जरूरी है। 1 नंबर 52 में एक अच्छा 15 में आए जून 2015 में एक अच्छा शिक्षक वह है जो एक अच्छा शिक्षक किससे कहेंगे? एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो क्या करता है? विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर डी सही है। अधिगमकर्ता के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण को प्रभाव उत्पादक से अत्यंत रूप से संबंधित है? कौन सी विशेषता होगी इसके? अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, ऑप्शन नंबर सी 54वां में सी है। नेट 2014 में पूछा गया प्रश्न जून में कि निम्नलिखित में से किससे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत किसे मानते हैं? तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत मानते विद्यार्थी अध्यापक से जो प्रश्न पूछता है, इसका मतलब है जो कोई बच्चा यदि अध्यापक से प्रश्न पूछता है तो वो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी विवेकानंद द्वारा। कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 57 शिक्षा की अभिवृद्धि जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे? भावात्मक क्षेत्र से संबंधित होगा। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए और बी, केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल चिंतन शक्ति का विकास करना, ये शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन ए और बी सी सही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।